सेक्शन 10 के इसेंशियल्स में सबसे पहले कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नेक्स्ट इसेंशियल में, जो कि है कंसेंट और फ्री कंसेंट। सर फ्री कंसेंट इतना इसेंशियल एलिमेंट क्यों है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट ही नहीं है तो सर फिर तो एग्रीमेंट होना ही नहीं चाहिए दो लोगों के बीच में। आप जो बोल रहे हो और जो सामने वाला बोल रहा है वो दोनों चीज एक जैसी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? आप मांग रहे हो आईडेक्स, वो दे रहा है आपको विक्स। समझ नहीं पड़ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 10 ये बोलता है कि कंसेंट का होना जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए। सेक्शन 10 की हमारी डेफिनेशन क्या बोलती? दो या दो से ज्यादा लोग कंसेंटेड कब माने जाएंगे? तो इंग्लिश बोलो, टू और मोर पर्सन आर सेट टू बी कंसेंटेड व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सर थिंग भी सेम होनी चाहिए और सेंस भी। कैसे? देखिए एग्जांपल, ये है आपके पास दो कार, एक है मारुति एक है BMW। मैं आपसे मारुति कार परचेस करना चाहता हूं और आप BMW सेल करना चाहते हो। थिंग ही सेम नहीं है, गड़बड़ हो गई। आपने अगर थिंग ही सेम नहीं रखी तो फिर कंसेंट कैसे बनेगी? और दूसरा, सेंस सेम होना चाहिए। मैं आया आपके पास और आप मुझसे बोल रहे हो सर सुपारी लोगे क्या? मुझे लगा खाने वाली, तो मैंने कहा हाँ हाँ दो। मैंने हाथ आगे कर दिया और आपने बंदूक मेरे हाथ पे रख दी, गन हाथ में रख दी। मैंने कहा भाई मैं खाने वाली की बात कर रहा था, तुम मारने वाले की बात कर रहे हो, तो सेंस भी सेम नहीं है। तो कंसेंट कब मानी जाएगी? ध्यान रखिएगा, कंसेंट सेम तभी होगी जब सेक्शन 13 के अनुसार टू और मोर पर्सन, रिपीट करो मेरे साथ, टू और मोर पर्सन आर सेट टू बी कंसेंटेड विद दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। और अगला क्वेश्चन है, जब हम सेंस की बात करते हैं और थिंग की बात करते हैं तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में हर एक चीज सिमिलर होनी चाहिए दो पार्टीज के बीच में, उनकी सोच में, उनके इंटेंशन में। नेक्स्ट, कंसेंट फ्री कब होगी? तो पहले कंसेंट देखोगे कि फ्री? सर पहले हम कंसेंट देखेंगे। कंसेंट देखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो फ्री होगी या फ्री नहीं होगी। स्वतंत्र होना जरूरी है, सहमति। मति का मतलब होता है बुद्धि, माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड्स भी इसको बोला जाता है। कंसेंट फ्री कब होगी इसके लिए सेक्शन 14 पढ़ना पड़ेगा, और सेक्शन 14 हमको ये बताता है कंसेंट को फ्री माना जाएगा यदि, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, दो लोग अगर एग्री कर रहे हैं तो वो कंसेंटेड है, ये हमको समझ में आया। अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो फ्री कंसेंट है। अब फ्री समझाना बड़ा टफ था, पर कई बार पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चीजें समझाना ज्यादा आसान होती है, जैसे कि कंसेंट फ्री कब है ये बताना बड़ा टफ हो जाएगा लल्ला। इससे बढ़िया ये समझा दो ना कि कंसेंट फ्री कब नहीं मानी जाएगी। तो कंसेंट 5 केसेस में फ्री नहीं मानी जाएगी जो कि आपके सामने है। सबसे पहला, कंसेंट इज सेट टू बी फ्री इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय, क्या बोलना पड़ेगा? इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय, पहला कॉर्शन, दूसरा अंडू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, फोर्थ वन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फिफ्थ वन इज मिस्टेक। ये 5 केसेस में आपकी कंसेंट फ्री नहीं होगी। तो फ्री कब होगी? नॉट वर्ड लगाना मत भूलिएगा, बहुत सारे लोग ये नॉट वर्ड छोड़ देते हैं। तो दोस्त ध्यान रखना, when it is not caused by these 5 means, it means consent is free। ये था आपका सेक्शन 13 और सेक्शन 14। ये सेक्शन जरूर कोट करना कंसेंट और फ्री कंसेंट का। दोस्त अब एक एक करके हम इन 5 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एक क्वेश्चन आने की हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। मोस्टली हम समझ तो सब जाते हैं एग्जाम के पॉइंट से, बट जब लिखने की बारी आती है तो हमको दिक्कत महसूस होती है, और उसी दिक्कत के लिए मैं हूं ना, आपकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये प्लेज लेके आया हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर ये कॉर्शन क्या होगा और हम कितना एग्जाम में इसके बारे में लिखेंगे अगर इसके ऊपर कुछ आता है तो। लाइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफाइन कॉर्शन एंड इट्स एलिमेंट्स, साथ ही साथ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द कॉर्शन। अब देखो, हो सकता है इफेक्ट वाली बात आपको किसी केस लॉ में काम आ जाए। इफेक्ट वाली बात का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी केस लॉ में जरूर आपको देखने को मिलेगा, जब आपको इफेक्ट समझाना हो। पूरे केस लॉ को समझाने के बाद ये बताना हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हुआ और फिर उसके इफेक्ट क्या रहे। तो ध्यान रखना, कॉर्शन की डेफिनेशन डायरेक्ट आए तो ही लिखना है, इसके अलावा पर आपको इफेक्ट जरूर याद रखने हैं। सेक्शन 15 क्या बोलता है कॉर्शन का, लाइए देखते हैं। सर ये कॉर्शन क्या होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। जयकांत शिकरे आपके घर में आके गन पॉइंट पे आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन रहा है। वो बोल रहा है ये घर जो कि 1 करोड़ का है मुझे सिर्फ 10 लाख में चाहिए। आप बहुत मना कर रहे हो तो उसने आपको गन पॉइंट पे लिया। आप बोल रहे हो हाँ गोली मार दे मैं घर तो नहीं दूंगा, तो उसने आपके छोटे भाई को, पापा मम्मी को गन पॉइंट पे लिया। तो ध्यान से देखना क्या कर रहा है जयकांत शिकरे। जयकांत शिकरे या तो कमिट कर रहा है, एक्चुअली वो धमका रहा है, या थ्रेटनिंग टू कमिट, कोई भी ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है बाय आईपीसी। तो जयकांत शिकरे क्या गलत कर रहा है? किसी को धमकाना,
प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है बाय आईपीसी, वो एक्चुअली ऐसा कर रहा है या करने की धमकी दे रहा है। तो दोनों वर्ड एक साथ लेना है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। ये वर्ड्स याद रखना है। कॉशन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। और क्या कर रहा है सर, जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा करने की कोशिश करे अनलॉफुली, लॉफुली नहीं अनलॉफुली। तो सर लॉफुली कब्जा कैसे होगा? लॉफुली कौन कब्जा करेगा? अगर आपने बैंक से लोन लिया और लोन नहीं रीपे किया तो बैंक क्या करेगी? सर प्रॉपर्टी अपने पास रख लेगी। क्या बैंक जो कर रही है क्या वो कॉर्शन है? नहीं, क्योंकि वो उसका लॉफुल राइट है। तो ध्यान रखना, डिटेनिंग कब्जा कैसा होना चाहिए? अनलॉफुल। करना या करने की धमकी देना, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। ये सब जो किया जा रहा है क्यों कर रहे हैं, किस लिए, क्या कारण है, क्या होगा इससे? यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि सामने वाला व्यक्ति डर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे। तो इंटेंशन क्या है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और खास बात सर, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए धमकाना भी ठीक हो सकता है कभी कभी, जैसे पापा हमको कभी कभी चमका देते हैं कभी कभी। बट यहां मेन वर्ड है जो मोस्टली मिस होते हैं हमसे, वो ये वाले जो ये किया जा रहा है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। ये कैसा है? टू द प्रिजुडाइज ऑफ एनी पर्सन। बस ये वर्ड्स मिस मत करना। टू द प्रिजुडाइज मतलब उसको नुकसान पहुंचाते हुए, नुकसान देते हुए आप ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करना चाहते हो। तो डेफिनेशन मेरे साथ वापस से रिपीट करो। सेक्शन है हमारा 15 कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट क्या? एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। ध्यान रखना, आईपीसी ने सुसाइड को भी फॉरबिड कर रखा है। यदि आप सुसाइड की धमकी देते हो, सपोज मैंने आपको धमकी दी, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो नहीं तो है ना मैं सुसाइड कर लूंगा। तुम बोल रहे हो अरे सर रहने दो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लोगों का भविष्य बनाते हो, आप ऐसा मत करो। उनका नहीं नहीं प्रॉपर्टी चाहिए। तुमने डर के अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। क्या ये भी फॉरबिडन बाय आईपीसी है? यस, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता के तहत कोई भी ऐसा कार्य जो प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, अगर वो करना या करने की धमकी देता हूं और आपसे टू योर प्रिजुडाइस, मेन वर्ड क्या है? टू द प्रिजुडाइस ऑफ एनी पर्सन। मेरा इंटेंशन है कि आप एंटर करो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में। तो डेफिनेशन कंप्लीट हुई यहां पर 3 वर्ड्स के साथ, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, और अनलॉफुल डिटेनिंग कब्जा करना, और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। कैसे? टू द प्रिजुडाइस ऑफ एनी पर्सन व्हाटसोएवर, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इंटेंशन धमकाने का। आज फुर्सत में थे, आज संडे था, फुर्सत में थे, अंकल के पास गए, पड़ोस के शर्मा जी, चाकू लहरा दिया ऐसा है, अंकल आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। अंकल डर गए, उन्होंने बोला हाँ हाँ ये लो। अरे अंकल मजाक कर रहा था मैं तो। क्या आप ऐसा करते हो? किसी को धमका के आखिरी में बोल देते हो मैं तो कॉमेडी कर रहा था, आज फ्री था ना, टाइम पास कर रहा था। नहीं, हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है, टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद दैट पर्सन, तो माना जाएगा कि ये कॉर्शन है। ये थे आपके सारे पॉइंट्स। अब इसमें खास बात, आईपीसी जिस जगह ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वहां आईपीसी अप्लाई हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। मतलब ये कि कोई इंडिया के बाहर ले जाके आपसे कॉन्ट्रैक्ट करे और वहां आपको धमकाए, आपको साथ वहां कॉर्शन के तहत एग्रीमेंट किया जाए, तो आप ये बोल सकते हो इंडिया आने के बाद कि दुबई में इन्होंने मुझे धमका कर गन पॉइंट पे ये एग्रीमेंट साइन किया, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। क्यों? दूसरा पक्ष, दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट करेगी, सर मैंने धमकी कहां दी थी? दुबई में। ओके, दुबई में तो इंडियन पैनल कोड लगता ही नहीं है, वो तो इंडिया में लगता है, पर आप कॉन्ट्रैक्ट कहां इन्फोर्सिबल कराने लाए हो? इंडिया में। तो ध्यान रखना, इट इज इमटेरियल कि जहां आपने ये कॉर्शन इंप्लाई किया था वहां पर आईपीसी अप्लीकेबल था या नहीं। तो ये लाइन आप चाहो तो बड़ी अच्छी लगेगी चेकर को, अगर आप लिखोगे इट इज इमटेरियल वेदर आईपीसी वाज इन फोर्स और नॉट, हो भी सकता नहीं भी, एट द प्लेस जहां पर यह कॉर्शन एम्प्लॉय किया गया था। तो ये थी आपकी कॉर्शन की डेफिनेशन। अब इसके इफेक्ट, जयकांत शिकरे आपको धमका रहा है, क्या करोगे? सर अभी तो हम साइन करेंगे। अच्छा वो चला गया, फिर उसके छर्रों के साथ, छर्रे मतलब गुंडों के साथ वापस घर चला गया, आप क्या करोगे? सर दौड़े दौड़े कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए, वॉइडेबल किया जाए मेरे ऑप्शन पे, ये आप चाहोगे। तो पहला इफेक्ट हमेशा ध्यान रखना, सेक्शन 19 आपको इफेक्ट्स बता रहा है अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो। पहला इफेक्ट ध्यान रखिएगा, जो आपको बोलना है वो क्या है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉर्शन से हुआ है तो इट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। क्या बोलोगे? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड, जिसकी कंसेंट इस तरह से ली गई थी, उस पार्टी के कहने पर यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल किया जा सकता है। यह पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट ध्यान से सुनना,
जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर रही है, जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर रही है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी उसको रिसीव हुआ था उसको रीस्टोर करे। मतलब भाई जयकांत शिकरे ने तुमको 10 लाख रुपए दिए थे ना 1 करोड़ के बदले, हाँ, तो 10 लाख तो वापस करो कम से कम। अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई बेनिफिट रिसीव किया था तो ये बात आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो दूसरा इफेक्ट, द पार्टी रिसाइंडिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शुड रीस्टोर सच बेनिफिट। अगर कोई बेनिफिट रिसीव हुआ तो इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर फ्रॉम दी अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट वॉज रिसीव्ड, उसको वापस करो। कहने का मतलब ये, रीस्टोर करने का मतलब उसको वापस करो। अब एग्जाम में हमको क्या लिखना है, वापस रिपीट करो, द पार्टी रिसाइंडिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रीस्टोर, ये रीस्टोर वर्ड चाहिए मुझे, सच बेनिफिट इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पार्टी। किससे रिसीव किया है, जिससे भी रिसीव किया है, फ्रॉम द अदर पार्टी, उसको क्या करना है, वापस करना है। तो क्या करूं, इंग्लिश वर्ड सिंपल करना हो तो the person who is rescinding a contract being voidable must restore such things such benefits if he has received from the other party under such contract, उसको ये वापस कर दो। तीसरा, a person to whom, जिसको भी कुछ भी पैसा दिया, कोई भी वस्तु दी, मनी पेड और थिंग गिवन, दोनों केसेस में कॉर्शन में उसकी ड्यूटी है कि वो इसको रीपे करे। तो देखो कोर्ट में एक दोनों चीजों का ध्यान रखा। जयकांत शिकरे को बोल रहे हैं भाई चल इसको घर वापस कर, ये जयकांत शिकरे को बोल रहे हैं। तुमको बोल रहे हैं तुमने 10 लाख रुपए लिए थे ना, चलो 10 लाख वापस करो। आप बोल रहे हो नहीं इसने मुझे धमकाया था तो 10 लाख तो मैं ही रख लूंगा। कोर्ट बोल रही है देखो तुम जस्टिस मांगने आए हो तो जस्टिस करना भी पड़ेगा, न्याय मांगने आए हो तो न्याय करना भी पड़ेगा। जयकांत शिकरे तुमको घर लौटाएगा और तुम इसके वो पैसे वापस करो। तो ये 3 इफेक्ट कॉर्शन के सेक्शन 19 के आपको ध्यान रखने हैं। पहला, सेक्शन 71 में अ पर्सन जिसको भी मनी पेड हुआ है, एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर अ कॉर्शन कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रीपे और रिटर्न इट। उसके अलावा वॉइडेबल करने का राइट होगा सेक्शन 19 में। उसके अलावा यदि कोई भी बेनिफिट अगर आपने रिसीव किया था तो उसको रीस्टोर करो उसी व्यक्ति को, टू द सेम पर्सन फ्रॉम हुम इट वॉज रिसीव्ड। दीज आर द 3 इफेक्ट्स ऑफ सेक्शन 19 अंडर अ कॉर्शन कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखिएगा, तो ये वॉइडेबल होगा। अगर आप कोर्ट में नहीं गए तो सर ये वैलिड हो जाएगा। आप जानते हैं कॉर्शन में अगर आप कोर्ट में रीजनेबल टाइम में अपीयर नहीं हुए, आपने इसको रिसाइन नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा। कॉर्शन के बाद अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, वो है सर अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस 2 तरह का होता है, हिंदी मतलब प्रभाव, और 2 तरह के प्रभाव हम बोल सकते हैं। पहला ड्यू इन्फ्लुएंस और दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस। ड्यू उचित, अनड्यू अनुचित जो कि गलत है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है सर, जब कोई व्यक्ति जो आपकी नियर रिलेशन में है, क्योंकि वही आपको प्रभावित कर सकता है। आप ऐसे रास्ते से जा रहे हो, सामने से कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, आप बोलते हो ओ मैं प्रभावित हो गया, ऐसा तो नहीं होता। हमेशा प्रभावित या इन्फ्लुएंस हम उसी से होते हैं जो हमारे नियर रिलेशन में, उसी व्यक्ति का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है जो हमको डोमिनेट कर सकता है। वो डोमिनेट करता है, कोई बुराई नहीं है। जैसे पापा आपको डोमिनेट करते हैं, बढ़िया है। टीचर आपको क्लास में डोमिनेट करता है, बढ़िया है, वरना क्लास चलेगी ही नहीं। पुलिस वाले आपको डोमिनेट करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पे, बढ़िया है, वरना ट्रैफिक सिग्नल मैनेज नहीं होगा। पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो डोमिनेटिंग पोजीशन है ये नियर रिलेशन वालों में होनी चाहिए। पहली बात, एक ऐसा रिलेशन जिसमें 2 पार्टी एक दूसरे के करीब हो और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो पाती हो या कर पाती हो। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में 2-3 बातें कॉमन निकल के आती है। पहला, मैं किसी को पुशअप कर रहा हूं, प्रेशराइज कर रहा हूं, और वो प्रेशर जो है वो मेंटल है कि मैंने अगर आपसे बोला यार तेरी कार मुझे दे दे, आप बोल रहे हो सर आप तो गुरु है, आपके लिए जान हाजिर है। मैंने कहा जान नहीं चाहिए, वो कार चाहिए। आप बोल रहे हो सर वो कार ही तो मेरी जान है। मैंने कहा यार दे दे यार, 10 लाख की कार थी, मैं सिर्फ 2 लाख में ले रहा हूं, आप मना नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, गुरु हूं। ये एक अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस हो सकता है। कैसे? क्योंकि आपकी मेरी रिलेशन ऐसी है जिसमें मैं आपको डोमिनेट कर रहा हूं। डोमिनेट करना भी बुरा नहीं है, बुरा है उस डोमिनेटिंग पोजीशन का गलत फायदा, अनड्यू एडवांटेज उठाना। तो सेक्शन 16 की डेफिनेशन मेरे साथ साथ आप रिपीट कीजिए। एज पर सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये पूरा वर्ड लिख के आना। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड, माना जाएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस्ड है, प्रेरित है, उसी के कारण हुआ है। कब? जब रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, जो 2 पक्ष हैं, टीचर और स्टूडेंट, ये जो 2 पार्टीज हैं, इनके बीच में कैसी रिलेशन है? इन सच रिलेशनशिप देयर इज अ केस इन विच वन पार्टी कैन डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। एक पार्टी दूसरे के विल को, उसकी इच्छा को डोमिनेट करने की स्थिति में है। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे? वेयर द रिलेशन, रिश्ता, सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। अगर ऐसा हो तो ये पहली शर्त पूरी हुई अनड्यू इन्फ्लुएंस की। और दूसरा, डोमिनेट करने में भी प्रॉब्लम नहीं थी भाई, प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई जब
उस टीचर ने उस पोजीशन का यूज अनड्यू अनफेयर एडवांटेज के लिए किया और आपसे जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपए का साइन करवा लिया आपकी कार का, जो कि 10 लाख की थी। इट मीन्स, दूसरा पॉइंट ज्यादा खतरनाक है, रिलेशन होना खतरनाक नहीं है, रिलेशन होना खतरनाक नहीं है, डोमिनेटिंग होना खतरनाक नहीं है। प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जब इस डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज किसी ने अनफेयर एडवांटेज के लिए किया। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ही यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। ये है आपका सेक्शन 16। अगर एग्जाम में सिर्फ इतना हो, डेफिनेशन पूछे डेफिनेशन लिखना, अगर एलिमेंट्स पूछे तो हमको इसके एलिमेंट्स को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्या है इसके एलिमेंट? पहला, देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। कैसे? ऐसे रिलेशन हो कि एक व्यक्ति इन्फ्लुएंस तो हो पाए और आप चाहे जिससे प्रभावित नहीं होते। अ पर्सन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर ओनली व्हेन देयर इज अ करीब का रिश्ता, दिल का रिश्ता नहीं भैया, हाँ, नियर रिलेशन, दिल का हो या नहीं हो, करीब का रिश्ता जरूर है, नियर रिलेशन बिटवीन द टू एग्जिस्ट। क्या बोलोगे? अ पर्सन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर व्हेन, कब? अ नियर रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन दोस टू पर्सन, ऐसा लिखना है। सेकंड, पोजीशन टू डोमिनेट द विल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कब माना जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे के विल को, दूसरे की इच्छा को डोमिनेट करने की स्थिति में है, पोजीशन में है? अ पर्सन इज डिम्ड टू बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। मैं आपकी इच्छा को कब दबा सकता हूं, आपकी इच्छा को कब डोमिनेट कर सकता हूं, आपके विल को, आपके मन को, आपकी कंसेंट को कब डोमिनेट कर सकता हूं? पहला, जब मेरे पास आपके ऊपर कोई रियल या अपेरेंट अथॉरिटी, तो इंग्लिश बोलें आप क्योंकि आंसर तो इंग्लिश में लिखना है। व्हेन ही होल्ड्स वर्ड यूज होगा, होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। जब टीचर का उस स्टूडेंट पे रियल या अपेरेंट अथॉरिटी हो तो हम मानेंगे। तो मेन वर्ड है अपना होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। दूसरा, व्हेन ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी क्या होता है? ये रिश्ता भरोसे का है बॉस, उसको बोलते हैं हम फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू द अदर। और तीसरा, व्हेन ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ पर्सन हुज मेंटल पोजीशन, whose mental capacity is temporarily और permanently affected। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसकी मानसिक स्थिति, मेंटल कैपेसिटी या तो टेम्पररी या परमानेंटली अफेक्टेड है। क्यों सर? आइदर ड्यू टू एज, वो बहुत बड़ा है, 85 ईयर्स का कोई बुजुर्ग है, उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा। आइदर ड्यू टू इलनेस, आइदर ड्यू टू सम बॉडी डिस्ट्रेस, उसको भयंकर दवा दे रखी है, वो नशे की हालत में एक तरह से, या फिर उसकी एज हो गई है, या फिर वो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है। वो शारीरिक पीड़ा हो सकती है, बॉडी का कोई पेन हो सकता है। एग्जाम्पल में इन्होंने इलिटरेट लिखा है, आप यहां पर ये भी एग्जाम्पल जोड़ सकते हो, ध्यान से सुनना। एक लेडी का हस्बैंड की डेथ हो गई, उसी दिन उसके इन लॉज ने, ससुराल वालों ने उससे किसी कागज पे साइन करा लिया। अब वो वैसे ही बहुत स्ट्रेस में थी, बहुत परेशान थी, दुखी थी, ऐसी हालत में उसने बिना सोचे समझे उस कागज पे साइन कर दिया। बाद में मालूम पड़ा कि उसके इन लॉज ने उसकी सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम करवा ली, एग्रीमेंट के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत। वो कोर्ट गई और बोला उस दिन मेरी मेंटल स्थिति, मेंटल पोजीशन अच्छी नहीं थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू थिंक एनीथिंग, और इन लोगों ने मुझे डोमिनेट किया क्योंकि ये मेरे इन लॉज थे, इन्होंने जिस पे बोला मैंने साइन कर दिया। मैं इनको भरोसा करती थी, ये भी एक पोजीशन है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप भी है। तो कोर्ट ने बोला यस द कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो लाइए 3 बातें बोले। पहला, वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। दूसरा, व्हेन ही स्टैंड्स, मेन वर्ड स्टैंड्स, व्हेन ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद दैट अदर पर्सन। और तीसरा, व्हेन ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन जो क्या हालत में है, हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ क्या क्या? पहला एज, दूसरा इलनेस, तीसरा मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। ये 3 वर्ड वापस से, एज, इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। तो हम मानेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे को डोमिनेट करने की स्थिति में है। मैंने बोला आप राह चलते किसी व्यक्ति से इन्फ्लुएंस या डोमिनेट नहीं होते। थर्ड वन, ऑब्जेक्ट क्या था इस इन्फ्लुएंस का? टू टेक अनड्यू एडवांटेज, टू टेक अनफेयर एडवांटेज। और फोर्थ वन, जब भी कोई व्यक्ति ऐसा करेगा उसका टारगेट एक ही है, इस अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेना और एक गलत फायदा, अनुचित फायदा उठाने की कोशिश करना। लाइन क्या लिखोगे? व्हेन द पर्सन इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द विल ऑफ द अदर और टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, ही मस्ट हैव द ऑब्जेक्ट ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अदर। ये ध्यान रखना, जब तक आप दूसरे का फायदा नहीं उठा रहे हो, मतलब उसका भला कर रहे हो तो बात अलग है, उसका फायदा उठा रहे हो और गलत फायदा उठा रहे हो तो ही वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस होगा। भाई कभी कभी पेरेंट्स डांट देते हैं, टीचर डांट देते हैं, बड़ा भाई डांट देता है,
आपका फायदे के लिए डांट रहा है तो बढ़िया है, अच्छी बात है, किस्मत वाले हो, कोई डांटने वाला तो है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, देखो ध्यान से। अगर टीचर ने स्टूडेंट से वो 10 लाख की कार 2 लाख में ले लिए और स्टूडेंट बाद में कोर्ट गया, कोर्ट में बोल रहा जज साहब मेरे गुरु थे, मैं मना नहीं कर पाया, प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करो। टीचर आगे खड़ा हो गया, बोले यार मैंने इस पे कहाँ प्रेशर बढ़ाया, पूछो इससे, इसने अपनी इच्छा से ही तो कार दी थी। क्वेश्चन है कोर्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? कौन प्रूव करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अंडू इन्फ्लुएंस से ही हुआ था, टीचर कि स्टूडेंट? तो ध्यान से देखना कौन प्रूव करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या था? साबित करने का भार, कि कोर्ट में कौन प्रूव करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अंडू इन्फ्लुएंस से नहीं था। ध्यान से देखिएगा, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द अब्सेंस ऑफ यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, टीचर को प्रूव करना पड़ेगा कि अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया था। कैसे, क्या लिखा है? विल लाई ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल, जो व्यक्ति डोमिनेट करने की स्थिति में था, ही विल प्रूव दैट, क्या प्रूव करेगा? दैट देयर वाज नो यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। वापस से बोलो मेरे साथ, द बर्डन ऑफ प्रूविंग विल लाई, क्या बोलोगे? द बर्डन ऑफ प्रूविंग विल लाई ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। क्या प्रूव करना है? दैट देयर वॉज अब्सेंस ऑफ द यूज, अब्सेंस मतलब मैंने कोई डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज नहीं किया, अब्सेंट पोजीशन थी। देयर वॉज अब्सेंस ऑफ द यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द विल टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। तो ध्यान रखना, स्टूडेंट प्रूव नहीं करेगा, टीचर प्रूव करेगा कि मैंने साहब इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगाया, मैंने साहब अपनी पोजीशन का कोई गलत एडवांटेज नहीं लेने की कोशिश की। यह बर्डन टीचर के ऊपर होगा, टीचर को एक कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। ये थे 4 पॉइंट एलिमेंट्स के आपके। सेक्शन 16 अंडू इन्फ्लुएंस, 4 बातें आपने देखी। रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, और खास बात, यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। एलिमेंट्स में रिलेशन होना चाहिए। दूसरा, पोजीशन टू डोमिनेट के 3 पॉइंट देखे। तीसरा, ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज। चौथा, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये एलिमेंट्स यहां खत्म होते हैं। नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आ रहा है वो है, कब माना जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे को डोमिनेट करने की पोजीशन पर है? यह क्वेश्चन बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता, और इस पे केस लॉ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे, किन किन स्थितियों में हम मानेंगे, उसके लिए मैं आपको 1-2 केस लॉज बता देता हूं। मान लो वो बोल रहा है कि एक लॉयर है मिस्टर राम केस लड़ रहे हैं मिस्टर लक्ष्मण का, उन्होंने ऑलरेडी उसकी फीस ले ली है 5 लाख रुपए। अब केस लड़ने के बाद या केस लड़ने के दौरान मिस्टर राम उस पर अनड्यू प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि तू मुझे वो तेरी ज़मीन सस्ते में बेच दे। लक्ष्मण बोल रहा है साहब मैं ज़मीन बेचना नहीं चाहता। अब चूंकि वो लॉयर है, राम लॉयर है, और लक्ष्मण को डर है कि अगर मैंने इसको मना किया तो ऐसा ना हो ये केस हरवा दे। अब लक्ष्मण डर गया बेचारा, प्रेशर में आ गया, उसने जैसे तैसे बोले वकील साहब को कैसे मना करूं, इस चक्कर में उसने वो ज़मीन सस्ते में मिस्टर राम को सेल कर दी। देखा जाए तो यहाँ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप थी। वकील साहब मिस्टर राम अपने क्लाइंट मिस्टर लक्ष्मण को दबाव में ला सकते थे, डोमिनेट कर सकते थे, मेंटली उसको प्रेशराइज कर सकते थे, और उस पोजीशन का उन्होंने अनड्यू एडवांटेज उठाया। इस तरह की बातें एग्जाम में, क्वेश्चन में, केसेस में आ सकती हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो क्या लिखना है, और अगर इनडायरेक्ट आया तो क्या लिखना है किसी केस लॉ में। कितना लिखना है ये मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अधिकतर बार हम यही कंफ्यूज होते हैं कि सर केस समझ तो पड़ गया, अब लिखना क्या है, हम उसको भी यहां डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहला आंसर क्या होगा? अ पर्सन विल बी डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। बोलो भैया, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। अगर ये 4 पॉइंट लग रहे हो तो 4 के टाइटल बोलो। सबसे पहला, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। दूसरा, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तीसरा, मेंटल डिस्ट्रेस। और चौथा, अनकंसाइनेबल बार्गेन। ये 4 अलग अलग केसेस को एक एक लाइन, 2-2 लाइन आपको जोड़नी होगी। वो कौन सी होगी? ये रही दोस्तों आपके सामने। सबसे पहला, रियल या अपेरेंट अथॉरिटी कैसे होगी? व्हेन अ पर्सन, एक व्यक्ति, होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। जैसे कि टीचर स्टूडेंट हो सकता है, फादर सन हो सकता है, फादर मदर हो सकते हैं, आपके ऊपर प्रेशर करें, सर्वेंट और मास्टर हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो सकता है, जिसमें रियल या अपेरेंट अथॉरिटी हो सकती है। एक केस बता देता हूं आपको, मैं सपोज एक बस वाला हूं, मेरी बसेस के लाइसेंस आप ही देते हो क्योंकि आप गवर्नमेंट अथॉरिटी, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो। आपने मुझ पर प्रेशर बढ़ाया कि मैं आपको अपनी एक ज़मीन बेचूं। अब मुझे डर है, अगर मैंने इनको ज़मीन बेचने से मना किया तो इनको बुरा लग जाएगा, और इनको बुरा लग गया तो ये मेरी बसेस के लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं।
इस डर के कारण मुझे लग रहा है मेरे बसेस के लाइसेंस कैंसिल हो गए तो मेरा तो धंधा ही ठप हो जाएगा, और मैंने उस व्यक्ति की, उस गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात मान ली। देखा जाए तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट उसके पास मेरे ऊपर अपेरेंट अथॉरिटी होने के कारण ही है? तो रियल जो एक्चुअल होती है, अपेरेंट जो दिखाई देती है, जैसे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अपेरेंट अथॉरिटी होती है, इसलिए हमने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट कई बार अनड्यू इन्फ्लुएंस मान लिया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वर्ड क्या लेंगे? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। क्या होता है सर? जब भरोसे की रिलेशनशिप हो, व्हेन द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, दोनों लिखा है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये रिलेशनशिप कब कब होती है, ये रिश्ते कब कब बनते हैं? आप जानते हैं, वापस से वही रिलेशनशिप है, फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट, क्लाइंट एंड लॉयर, डॉक्टर एंड पेशेंट, ये सारी बातें क्रेडिटर एंड डेटर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कवर होती है। भरोसे की बात है तो वहां भी एक पार्टी दूसरे को डोमिनेट कर सकती है। तीसरा बॉस, मेंटल डिस्ट्रेस। अभी हमने देखा, मैंने आपको एक केस लॉ बता दिया इंपॉर्टेंट, वो वीडो वाला है ना, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो एग्जाम में आ सकता है, या इसी तरह का कोई केस एग्जाम में आ सकता है। एक और, एक बूढ़ी अम्मा थी जिनकी एज थी 85 ईयर्स, उनका एक सर्वेंट था जो उनकी बहुत देखभाल कर रहा था, एक बिल्कुल सगे बेटे से भी ज़्यादा, पर उस सर्वेंट की नीयत खराब हो गई और उसने उस बूढ़ी अम्मा को, जो दवाई के नशे में रहती थी दिन भर अपनी बीमारी की वजह से, जिसका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता था, उससे कागज़ पे अंगूठा लगवा लिया और उसमें लिखा था कि वो बूढ़ी अम्मा अपनी सारी प्रॉपर्टी उस सर्वेंट को देती है। बोलो, क्या बूढ़ी अम्मा दवाई के नशे में है, बीमार है, मेंटली डिस्ट्रेस है, बॉडीली डिस्ट्रेस में है? यस, उसको बहुत परेशानी है, शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है, सोचने की स्थिति नहीं बनती। ऐसे में अगर आप उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी लोगे तो वो मेंटल डिस्ट्रेस की कैटेगरी में बिल्कुल आएगा। एक और केस हो सकता है, कोई व्यक्ति जो दवा के नशे में रहता है दिन भर, वो भी मेंटल डिस्ट्रेस में कवर होगा। कोई व्यक्ति जो कि बॉडी के बहुत पेन में है, बहुत दर्द हो रहा है, और ऐसे में आपने उससे कुछ साइन करा लिया, कोई मेंटल डिस्ट्रेस में हो सकता है, स्ट्रेस में हो सकता है। ये वर्ड भी यूज करना, डिप्रेशन वर्ड में यूज करना पसंद नहीं करता, स्ट्रेस वर्ड ज्यादा बेटर है। मेंटल डिस्ट्रेस, लाइन क्या लिखेंगे? अभी हमने देखा था एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्पररीली या परमानेंटली, दोनों वर्ड लिखे थे हमने, टेम्पररीली या परमानेंटली, किससे अफेक्ट हो रही है? अफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ, तीन रीजन हमने पढ़े थे। पहला क्या था? मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस में पहला रीजन था इलनेस, एज और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, तो इसमें इतना ही लिखना है। तो एन अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया जा सकता है, ये वर्ड्स आपको लेने हैं, कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन to get his consent on a contract when the mental capacity, उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति of that person is temporarily or permanently affected by reason of, बोलते जाओ, पहला एज, दूसरा रीलनेस, तीसरा मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। बस ये आंसर है, यही आपको एग्जाम में कोट करके आना है। फोर्थ रीजन, अनकंसाइनेबल बार्गेन। क्या होता है सर? ये एक बूढ़ी अम्मा को पैसे की सख्त जरूरत थी, वो गई अपने गांव के जमींदार के पास, साहूकार के पास, जो कि मनी लेंडर था। उसने बोला मुझे 1 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, मुझे मेरे बच्चे का इलाज कराना है। ओके, उस मनी लेंडर ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाओ। सिक्योरिटी के तौर पर उसने उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ले लिए और बोला पर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% रखूँगा। ओ माय गॉड, ये तो ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी हो गई, ये तो ज़्यादती है सर, नाइंसाफ़ी है सर। सर ऐसा तो कोई भी अच्छा इंसान नहीं कर सकता, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए सर। वेरी गुड, इसका मतलब ये वो सेंटेंस था, आपको भी यहां पे फील हो जाता है कि ये तो यार अपनी आत्मा भी गवारा ना करे। दिस इज अनकंसाइनेबल। कॉन्शियसनेस जो होती है वो आपकी आत्मा, आपका मन जो एक्सेप्ट करे, जिसको गलत ना माने, यहां अनकंसाइनेबल बार्गेन की बात की जा रही है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसी ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रखा, तो आपको ये वाला पॉइंट कोट करना है, पूरा आंसर कोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो केस लॉ जिस पॉइंट पे पूछा जाए उस पॉइंट को आपको समझाना है, चारों के चारों छाप के नहीं आना है कि मेरे को याद है मैं तो सब लिखूंगा, ऐसा नहीं करना है अपने को। तो अनकंसाइनेबल बार्गेन, क्या लाइन यूज करेंगे? अनकंसाइनेबल अनफेयर, क्या बोलेंगे? व्हेन वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। ओके, ये तो ठीक है, ये तो वही लाइन है, हम लिख सकते हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज अपेरेंटली अनफेयर। देखते से ही आपको भी क्या लगा, भले ही आप छोटे बच्चे हो, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, पर आपको भी लगा अरे यार सर 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आदमी क्या पगला गया है क्या? सुबह सुबह पी ली है क्या? 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो बेचारा कोई व्यक्ति अपना कभी भी लोन रीपे कर ही नहीं पाएगा। दिस इज नॉट फेयर सर, दिस इज वेरी अनफेयर, ये गलत है। बस जो आपको गलत लग जाए तो आपको समझ पड़ जाएगी कि यस दिस इज अ केस ऑफ अनकंसाइनेबल बार्गेन, क्योंकि इसको कोई भी सामान्य आदमी बोल सकता है ये तो गलत है सर, नाइंसाफी है, ज्यादती है, ये बहुत गलत है सर, अनफेयर है सर। यस,
जब ये वर्ड्स आप यूज करने लग जाओ और लॉ भी यही वर्ड यूज करने लग जाए तो लॉ प्रिज्यूम कर लेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो कंसेंट ली गई थी इस कॉन्ट्रैक्ट की वो जबरदस्ती अनफेयर मैनर में ली गई थी। तो सेंटेंस क्या होगा? एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज अपैरेंटली अनकंसाइनेबल दैट इज अनफेयर। जब अनफेयर हो जाए बॉस तो कोर्ट क्या बोलेगा? इट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, क्या वर्ड यूज करना है आपको? इट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ दैट कंसेंट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो दो मेन वर्ड चाहिए मुझे इस पूरे सेंटेंस में, बाकी आपको जो लिखना हो लिखो। पहला मेन वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट इज अपैरेंटली अनकंसाइनेबल दैट इज अनफेयर एंड इट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस। बस, और इस केस का नाम अगर आप लिख दो तो मजा ही आ जाएगा, कृपाराम वर्सेस सामी उद्दीन अद खान। वापस से, कृपाराम वर्सेस सामी उद्दीन अद खान, AD डॉट लिखा है, ऐसा ही है, अपने को भी ऐसा कैसी नाम लिखना पड़ेगा। और अनकंसाइनेबल बार्गेन में अगर और एक लाइन जोड़ना चाहो तो मोस्टली ये तभी होता है जब मनी लेंडिंग के ट्रांजैक्शन हो, क्योंकि पैसे की जरूरत है तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे करने को तैयार हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, कब मानेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट अनकंसाइनेबल है? सर एक तो हमको समझ पड़ गया 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी गुड, ओके। अब ध्यान से, अगर अब मैं क्वेश्चन चेंज करूं और आपसे एक नया क्वेश्चन पूछूं कि आप मेरे पास आए कि सर 1 लाख रुपया चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल ले जा भाई, तेरे लिए हाजिर है जान, तू 1 लाख ही मांग रहा है, ले जा। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% रहेगा, बोलो इज इट अनकंसाइनेबल? ना सर ना, दिस इज ओके, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ध्यान रखना। दूसरा, मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% रहेगा, सर दिस इज ऑल्सो नॉट अ केस ऑफ अनकंसाइनेबल बार्गेन, वेरी गुड। चलो अब क्या करें? सर तीसरा, मैंने आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा 36%, अब बताओ। सर दिस इज ऑल्सो नॉट अ केस ऑफ अनकंसाइनेबल बार्गेन। क्यों? एक मार्केट रेट जो चलता है, जो सोसाइटी में अलग अलग जगह इंटरेस्ट रेट चलते हैं, उन सबको आप देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि अनकंसाइनेबल है या नहीं। तो ये 20, 24, 25, 26, 34, 36 तक का रेट एक्सेप्टेबल होता है मार्केट में कई बार 3% के हिसाब से। तो यहां तक तो आंसर हम अनकंसाइनेबल नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। इसके ऊपर जाए तो जरूर फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि अनकंसाइनेबल है या नहीं। आपसे एग्जाम में 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 90% रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए तो ये जरूर लिख कर आइएगा। तो ये 4 केसेस ध्यान रखिएगा, कब माना जाएगा? अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। कब? 4 केसेस, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, दूसरा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, तीसरा मेंटल डिस्ट्रेस, चौथा अनकंसाइनेबल बार्गेन। पहले में क्या लिखना है? कुछ नहीं सर, होल्ड्स वर्ड चाहिए, बाकी मन से लिखना है। दूसरे में फिड्यूशियरी 2 वर्ड, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज, बस ये लिखना है। तीसरा मेंटल डिस्ट्रेस में 2 मेन वर्ड चाहिए मुझे। सबसे पहला क्या बोलोगे? कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन in a contract to get his consent when he is under temporarily or permanently, 2 वर्ड चाहिए मुझे, permanently और temporarily affected by reason of, बोलते जाओ, age, illness, mental distress, bodily distress, yes। और फोर्थ वन इज अनकंसाइनेबल बार्गेन, 2 वर्ड। सबसे पहला तो सिंपल है, वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, ये तो हो गया। आगे क्या? मेन वर्ड, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज अपेरेंटली अनकंसाइनेबल दैट इज अनफेयर, ये वर्ड आप लिख दो। और कोर्ट विल प्रिज्यूम, द लॉ विल प्रिज्यूम सच कॉन्ट्रैक्ट एज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बस इतना आपको कोट करना है। और ये केस अगर रह जाए मजा आ जाएगा, कृपा राम का केस याद रह जाए तो राम जी की कृपा हो जाएगी आप पे और पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, 6 मार्क्स के लिए आप इसको प्रिपेयर बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस? सर कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, वो टीचर की शर्मा शर्मी की वजह से बेचारे बच्चे ने 10 लाख की कार 2 लाख में दे दी, पापा को बुरा ना लग जाए इस चक्कर में सन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, ऐसा बहुत बार हुआ। और हमारी हिंदी फिल्मों का सबसे पुराना सीन कि लड़की प्यार करती है अपने हीरो से पर शादी हो रही है उसकी विलेन से, क्योंकि लड़की के पापा ने मतलब उसके फादर ने जबान दे दी है, पगड़ी की बात है, इज्जत की बात है, वो हाथ जोड़ के अपनी बेटी से बोल रहे हैं बेटा तेरे को शादी तो इस विलेन से ही करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जबान दे चुका हूं, वरना मेरा मरा मुंह देखेगी। अरे अब लड़की इमोशनली फंस गई है, प्यार करती हीरो से, शादी कर रही विलेन से, उसने हाँ कर दी, केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। व्हाट इज द इफेक्ट? नाउ व्हाट एक्शंस कैन अ पार्टी टेक? क्या वो स्टूडेंट इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। सेक्शन 19A फिर से बताता है कि एक अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या क्या इफेक्ट होंगे। और आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई केस लॉ अनड्यू इन्फ्लुएंस का समझाओ तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के बाद ये एक लाइन आप जोड़ देना कि इस केस में वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कर सकती है। देखिए क्या आंसर लिखना है आप। सेक्शन 19A का टाइटल है
पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, सिर्फ दो वर्ड, when consent in an agreement is induced by undue influence, मन से लिखना है, when contract to an agreement, power to set aside contract induced by undue influence, section 19 है, क्या लिखना है, बहुत सिंपल, when consent to an agreement is caused by, induced by undue influence, बहुत सिंपल लाइन तो ये है, the agreement with, क्या लिखोगे, the agreement is voidable, क्या लिखोगे, the agreement is voidable at the option of the party whose consent was so obtained, whose consent was so caused या so obtained, जो भी लिखना चलेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड हो सकता है आइदर एब्सोल्युटली 100%, आप छोड़ दो ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि वो स्टूडेंट बोलेगा सर मेरे को मेरी कार वापस चाहिए, मैं इनको इनके 2 लाख रुपए वापस दे दूंगा, ओके, कोर्ट बोलेगी चलो चलो साहब टीचर जी कार वापस करो, टीचर कार वापस करेगा, स्टूडेंट 2 लाख वापस कर देगा, एब्सोल्युटली सेट असाइड, कई बार ऐसा होगा। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा इसका, देखो दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली सेट असाइड होगा पूरा 100%, जैसे कि कोर्ट बोलेगी चलो ये कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल करते हैं 100% एब्सोल्युटली, और दूसरा कोर्ट क्या बोल सकती है, जिस भी पार्टी को राइट है कि वो इसको अवॉइड कर रही है, हु इज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट, कौन, टीचर और स्टूडेंट में कौन है, सर स्टूडेंट, लॉयर और क्लाइंट में कौन है, सर लॉयर, अगर वो अवॉइड कर रही है, शुड रिस्टोर दी बेनिफिट वॉट एवर ही हैज रिसीव्ड अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट, ये डिसाइड करेगी अब कोर्ट तय करेगी कितना बेनिफिट वापस देने का है और कितना देने का नहीं है। तो 2 वर्ड ध्यान रखना, सेंटेंस के 2 पार्ट कर रहे हैं हम ध्यान से, एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड, पहला आइदर एब्सोल्युटली, और दूसरा सेकंड पार्ट ये है, if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as the court may deem fit, it may be set aside। ये दोनों बात लिखनी, तो सेट असाइड के साथ 2 वर्ड है, पहला आइदर एब्सोल्युटली और दूसरा सेट असाइड एज द कोर्ट में डीम फिट, एज द कोर्ट में सीम जस्ट, ये डीम फिट भी लिख सकते हो आप, सीम जस्ट नहीं लिखना हो तो, क्लियर। ये था इफेक्ट सेक्शन 19A का। तो हमने यहाँ अंडू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन पढ़ी, हमने यहाँ पर कब डोमिनेटिंग पोजीशन है ये पढ़ा, और आखिरी उसका इफेक्ट क्या होता है अंडू इन्फ्लुएंस का, ये भी यहाँ पर समझा। तो ये था एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब यहां पर एंड हुआ, हमने 2 इंपॉर्टेंट पार्ट करे, कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों आज का पूरा पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने 100% याद करने की कोशिश की, आई होप आपको इसमें हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, राधे राधे।